अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर बरसाते बारूद के दरमियान से पाकिस्तान ने अमन की राह तलाश कर ली है। पाकिस्तान की कोशिशों से तकरीबन 3.5 माह से जारी जंग का खात्मा होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे पर डिजिटल सिग्नेचर कल ही हो सकते हैं। एक्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पोस्ट को अमरीकी सदर ट्रंप ने भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक अमन मुआहदा पहले से कहीं ज़्यादा करीब है और हतमी मरहला अगले 24 घंटों में मुतवक्का है। इन खबरों के बाद ही नाज़रीन आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी 4 माह की कम तरीन सतह पर आई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी बाकायदा तस्दीक कर दी है कि जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदा 1-2 दिन में हो सकता है, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में शुरू होगी। आलमी मीडिया के मुताबिक इजराइल अमन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या मुआहदे के बाद भी खित्ते में अमन हो सकेगा? क्योंकि इसराइल का लेबनान पर हमला भी अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या अमेरिका इसराइल को काबू कर सकेगा? इन सवालात के जवाबात बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर सारी कोशिशें ज़ाया हो सकती हैं। इसी दौरान CNN ने अमरीकी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अपने आला दर्जे के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को महफूज रखने के लिए उसके मकाम को अलग कर दिया है। इस मकसद के लिए सुरंगों को मुनहदिम किया गया है और बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जिसके बाइस तकरीबन निस्फ टन अफजूदा यूरेनियम तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, अमरीका पर ईरानी खुद मुख्तारी के एहतराम और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत की पाबंदी, 30 रोज़ में बहरी नाकाबंदी ख़त्म करके आबनाए हुर्मुज़ को खोलने, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने, ईरान की तामीर नौ और इक़्तिसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर्स मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन, जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुतल्लिक मामलात पर 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत मुकर्रर करने और इस दौरान ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद न करने की यकीन दहानी की तजवीज़ भी शामिल है। मुबैना मुजवज़ा मुआहदे के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार न बनाने के अपने अज़्म का इयादा करेगा और 24 अरब डॉलर्स मालियत के मुंजमद ईरानी असासे मरहला वार जारी किए जाएंगे। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग निज़ाम भी कायम होगा। हतमी मुआहदे की तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के ज़रिए की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान का मुतालबा है कि मुआहदे पर दस्तखत किसी यूरोपीय मुल्क में किए जाएं ताकि इसे बैनुल-अक़वामी अहमियत हासिल हो, जिसके बाद ही स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में ईरान और अमरीका अमन मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब इस पेशरफ्त के दरमियान ही आज ईरान से साबिक़ रहबर आला अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का शेड्यूल भी आ गया है सामने। 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात तेहरान में 4 जुलाई से शुरू होंगी और उनको 9 जुलाई को मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद में डॉक्टर आयशा भट्टी तज्ज़ियाकार हैं, सारे मामले को बड़ा कीनली देख रही हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनरल साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। पिछले 2.5 महीनों से अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 49 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ये अब इन्हीं 2.5 महीनों में पहली बार हुआ है कि बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसे लिखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिबिलिटी हो गई है इस बात की, बड़ा वाज़े तौर पर क्लियर हो गया, सामने आ गया। क्या देख रहे हैं आप कल मुआहदा होते हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और डॉक्टर भट्टी साहिबा को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, स्टिल कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो ट्वीट हुई है उस पर क्रेडिबिलिटी तो है कि ये बात अभी तक यहाँ तक पहुँची है, और जब तक ये दोनों साइन, वो कहते रहे, जब तक ये मुकम्मल साइन हो नहीं जाता उस वक्त तक कुछ भी कहना, कंसिडरिंग दी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनरिलायबिलिटी ऑफ बोथ साइड्स। लोग काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैच करते हैं विद प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं अब दोनों साइड्स पे कहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ से भी कुछ चीज़ें, ईरान के अंदर से भी सरप्राइजेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्समैन है या जो फॉरेन मिनिस्ट्री से उनकी
चीज़ें आ रही हैं उसमें लगता नहीं है कि कल ये साइन होने जा रहा है। और ऑफ कोर्स ईरान जो है वो बाकी ममालिक को भी, रशिया को, चाइना को, जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में ले रहा है, और पूरा एक जो रोड मैप होगा उनका फ्यूचर का, क्योंकि ये जो अगर मुआहदा साइन हो जाता है तो उसके बाद ज़रा बड़ा कॉन्शियसली आगे मूव। ये नहीं हो सकता कि अभी जी आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके फ्रेमवर्क तो साइन कर दें, लेकिन जब डील की तरफ जाएं तो वो चीज़ें अनफोल्ड वैसी ना हो। तो इन दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, इस वक्त एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट समझे कि वो चीज़ें भी, नुकात भी काफ़ी डिस्कस हो गए होंगे जो मुआहदे में होने हैं, या उस पे भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी होगी। बट होपफुली अभी तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्रेमवर्क, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। ईरान को इस वॉर जी को ख़त्म जी करने की ज़रूरत है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि उन्हें भी पता है कि मिलिट्री से चेकमेट में जी नहीं कर सकता आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड। ठीक है, बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि अब दोनों साइड से जो है ना मामलात, मैं वही कह रही हूं कि जब तक ये साइन हो नहीं जाता तब तक इसके लिए कुछ भी कहना वाकईतन कबल वक्त होगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अभी जब ये सिचुएशन बनी, कल ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जो डिजिटल मुआहदा है और इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के हवाले से बात हुई, बजाते खुद इवेंट में मौजूद होने के बजाय एक रिमोटली मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर यहाँ पर तो हमें नजर आता है ना कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है, मुकम्मल तौर पर भरोसा करने के लिए एक दूसरे पर को तैयार नहीं है, और गालिबन ये इसराइल के तनाजुर में है सारा मामला। तो फिर ये बताइए कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कैसे खत्म होगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की सबसे जो बड़ी रीजन है वो इसराइल ही है, और बारहा ईरान इस पे बात क्योंकि कर खुद भी चुका नहीं है ना है। इस मुआहदे हाँ, में। जी, वो इसका हिस्सा भी नहीं है ना। और फिर आप देखें कि जैसे ही जब ये इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई कि कोई एक्सपेक्टेड एमओयू साइन होगा, तो उस दौरान में आप देखें कि इसराइल ने 3 काम किए। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 20 नई ऐसी जगह सदरन लेबनान में है, उनको उन्होंने इवैक्यूएट करने का जी कह दिया, जो कि बहुत बड़ी टारगेट डिस्प्लेसमेंट किया। होगी। दूसरा उन्होंने ये किया कि जी उन्होंने कहा कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, जो गजा में है, लेबनान में है, और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ वो सीरिया में है, तो हम उसको नहीं खाली करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कही। और तीसरा उन्होंने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है नेतन्याहू ने। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम इंडिपेंडेंटली भी ईरान को रोक सकते हैं उसके न्यूक्लियर जो वो टास्क आगे करने चाह रहा है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि इसके जाहिर करती हैं कि इजराइल इज नॉट हैप्पी, ऑल्दो कि अमेरिका की तरफ से मिस्टर ट्रंप ने जिम्मेदारी भी ली है कि हम उसको रोक लेंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि बड़ा मुश्किल रहा है इसराइल को रोकना। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है, आप जी इसे कहें कि ये वो बोन ऑफ कंटेंशन है जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं हो रहा। और साथ ही हम देखें कि एफर्ट तो चल रही है ना, यानी ये एक नए मरहले में हम एंटर हुए हैं जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इतना जल्दी। और इसका साइन हो जाना भी बहुत, मुझे लगता है, इंपॉर्टेंट है इन अ वे कि दोनों पार्टी शुरू से एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करी, लेकिन जो मीडिएटर है ना उस पर दोनों ट्रस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि रोल ऑफ मीडिएटर कितना इंपॉर्टेंट है कि वो वहां तक इनको ले आए हैं। ये अनदर माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे तो लगता है कि खुशाइंद है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, बिल्कुल मैं जनरल साहब से एग्री जी करूंगी, जी बहुत जरूरी है। एंड लेकिन ये डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से डॉक्टर साहबा, जिस तरह से जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद के हवाले से जो मुख्तलिफ निकात हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें एक नुक्ता मैं देख रही थी जो कि जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद है, उस पर निगरानी के हवाले से बात हो रही है। तो इट मीन्स कि दीगर कुछ कंट्रीज भी होंगे, वही ममालिक हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कि जहां ट्रस्ट डेफिसिट भी है और दोनों ममालिक सिर्फ एक ही मुल्क के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विच इज पाकिस्तान, वो क्या समझती हैं आप कि कौन गारंटी लेगा? क्योंकि गारंटर ही होगा ना वो जो इस मुआहदे को देख रहा होगा, जो अमल दरामद को यकीनी बना रहा होगा। देखिए, गारंटी तो बड़ा ही मुझे लग रहा है कि एक ऐसा चीज है ना जिसको कोई भी अचीव नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल मेक श्योर करना कि चीजें एक राइट डायरेक्शन में जाएं, तो पाकिस्तान उसको वो इंश्योरेंस उन दोनों को पार्टीज को दे रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, बल्कि आगे इस एमओयू को साइन होने के बाद भी ऑन एवरी स्टेप जहां जहां पर भी इन ये जो नकात सामने आ रहे हैं, बल्कि मैं देख रही थी बहुत सारे ड्राफ्ट आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, हम उस पर रिलायबिलिटी भी उसकी काफी वीक है। इसके बावजूद जो मेरे सामने जो चीजें आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर स्टेप में पाकिस्तान की प्रेजेंस होगी वहां पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, उसको खोलना, अच्छा, उसको रिवर्ट भी किया जा रहा है। अगर ईरान की तरफ से कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है,
अगर अमेरिका की तरफ बिल्कुल। से कोई पॉइंट सामने आ रहे हैं तो ईरान उस पर कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये वाले पॉइंट पे बात नहीं हुई है, ये आगे होगा। तो आप सही कह रही हैं कि ये सारे मामलात अभी भी ऑन गोइंग है। जाहिद साहब, आपकी तरफ लेकर आऊंगी मामला। इस वक्त हम अगर अपनी बात करते हैं, अपनी सिचुएशन को देखते हैं, तो पाक फौज दहशतगर्दी से मुसलसल हम देख रहे हैं कि नबरद आजमा है। पिछले 72 घंटों में 48 ख्वारिज हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है, 4 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। इस मामले को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सिफारती महाज पे जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम जिस तरह से नबरद आजमा है सर। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक वॉर लड़ रहा है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी, जो अफगानिस्तान से इंडिया की प्रॉक्सी स्पॉन्सरशिप के तहत। इसको मैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ही करूंगा और ये और आगे बढ़ेगी जी। उसकी बढ़ने की वजह यह है कि इसको नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने अभी एक बड़े अरसे के बाद वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि एक बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है, कम अज कम परसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप चल रहे हैं। पहले अक्सर पाकिस्तान कंप्रोमाइज कर जाता था, तो अभी एक पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ और प्रिसीजन के साथ मिलिट्री का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप वॉर में आपको कामयाबियां भी मिलती है। तो आई थिंक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी। अब अनफॉर्चुनेटली देख रही हैं आप पाकिस्तान को कि न सिर्फ मिलिट्री डोमेन्स में या काइनेटिक डोमेन में, अब ये जो सोशल डिसरप्टिव डोमेन्स हैं, जिधर भी मिलिटेंसी है या टेररिज्म को आप लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ एक सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट भी शुरू कर दी जाती है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पीटीएम की सूरत में एक उसको पख्तून रंग देने की कोशिश की गई, पख्तून डेप्रीविएशन शुरू वहां से होती है, फिर हाईजैक होके उनके ताने बाने जहां मिल रहे होते हैं वो हम सबको पता है। खैबर बलूचिस्तान में चले जाएं, बीएलएस बीआरएस के साथ साथ आप देखते हैं कि जी यकजहती कौंसिल शुरू हो जाती है। अब कश्मीर में पिछले दिनों टेररिज्म के भी एक्ट हुए, तालिबान के भी वहां फुटप्रिंट्स पाए गए और साथ साथ इसको जो और हवा दे दी गई एक्शन कमेटी के चीजों को। तो इसी तनाजुर में सर एक और सवाल ये भी आपसे ही सर, कि जिस तरह से एक कभी फेल के हवाले से आज जो कुछ इत्तलात, कुछ चीजें सामने आई, उस बच्चे का स्टेटमेंट भी सामने आया, वजीरिस्तान में फितना उल खवारिज, मासूम बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल में उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग हो रही होती है और फिर उन्हें इस तरह के कामों में, दहशतगर्दी में किस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है। जो हम बलूचिस्तान में भी जिस तरह से बच्चियों के साथ उनको ब्लैकमेल वगैरह किया गया, फिर उनको दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया गया, ये भी चीजें हमारे सामने आई। तो यहाँ पर जो हो रहा है, इसको आप क्या ये जाती फेल कहेंगे, या आप समझते हैं कि तंजीमी तौर पर ये सिलसिला है, तंजीमी तौर पर ये किया जाता है? असल में ये इनका जो शरेड है ना जी, ये शरीयत वाला, और ये उस शरेड के ऊपर ये तर्ज हयात बदलना चाहते हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का। दिस इज, इसलिए मैं इसको शरेड कह रहा हूँ जी। दिस इज ऑल बुलशिट, ये झूठ है। ये पावर में रहना चाहते हैं, ये वॉर की इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। व्हाट इज देयर, मुझे बताया ना, शरीयत में आपने अभी अफगानिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप साथ शामिल कर लें तो 50% आपने अपनी आबादी को कहा कि जी आप तो इंसान ही नहीं है। जो उन्होंने खवातीन के हकूक ख़त्म कर दिए, उनको तो वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझ रहे, नो वोट की पार्टिसिपेशन है, उनको साइड पे कर दिया गया। फिर अभी बलूचिस्तान की तरफ अगर आप आ जाएं तो बलूचिस्तान की कौन सी रवायात है कि जो अपनी बेटियों को वो सुसाइड जैकेट्स पहना रहे हैं, 7 बच्चियां हमारी कर चुकी हैं सुसाइड, उनको आप बना। तो दिस इज ऑल बुलशिट जी, सब बकवास है कि ये कह रहे हैं जी आपने शरीयत कुछ भी नहीं है जी। इलीगल, चाहे वो मुल्ला हो चाहे मिलिटेंट हो, दोनों जो हैं वो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ मिलकर इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, उसके इकोनॉमिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, टेररिज्म की इकोनॉमी का, वॉर की इकोनॉमी का, और पावर में रहना चाहते हैं। आंसरेबल है ही नहीं। तो इंटिमिडेशन, कोएर्जन, शरीयत तो हमारी ये है कि जहां किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर किसी को फौकियत नहीं है सिवाय इसके कि वो मुत्तकी हो, तो ये तो फिर कोई और ही शरीयत है जो अफगानिस्तान में इस वक्त फॉलो की जा रही है। मुझे ये फरमाइए, मैं जी मैं कश्मीर के हवाले से भी आपका मौक़िफ़ लेना चाह रही थी। जिस तरह से वहाँ पर सिचुएशन हम देख रहे हैं, संजीदा है काफ़ी, जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है, और इसके साथ साथ आज कमेटी के सरबराह हैं शौकत मीर, उनकी दुकान से पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर बरामद हो रहा है बाकायदा। हुकूमत अब उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट्स और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर रही है। कैसे रिजॉल्व की तरफ जाएगा ये मामला? ये ब्लॉकिंग तो उन लोगों के लिए हो रही है जो इस कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं। किरण, देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है रिजॉल्व करना, यस, जो सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशंस हैं जो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चीज़ें आती हैं, उसको गवर्नमेंट का काम है रिजॉल्व करना।
लेकिन दिस इज दे हैव अ लिटिल एजेंडा बियॉन्ड। अब देखें ना, उनकी बहुत सारी चीजें तो नुकात उनके 35 के करीब 38 में से पूरे कर दिए गए, बहुत सारी चीजें पूरी कर दी गई। बट हैविंग सेड दैट, मैं इसकी पॉलिटिक्स जी में जाए बगैर, किसी को सही गलत कहे बगैर, एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन दी एंटी स्टेट एक्टिविटीज, उसको खुदारा सियासत या सोशल मूवमेंट्स की वजह से उसको लॉ फेयर से बचने मत दीजिए। आप लॉ ऑफ द लैंड लगाइए। जो इनमें से राइट अपने जी एहतजाज कर रहे हैं, जो अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें। और फॉर दैट मैटर, जो आदमी पाकिस्तान के लॉज को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, एक्चुअली जी वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गया, वो फ्रॉम विद इन हो या विदाउट हो, जी उनको जी जी खुदारा हीरो बिल्कुल ठीक। बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ उसके लिए कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, जरूरत नहीं है, हमें भी दुरुस्त उस कह लॉ रहे हैं के आप। नीचे बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया ट्राई आपका। करना है। जलाल जाहिद साहब आप साथ मौजूद थे, डॉक्टर गुल आयशा आप साथ मौजूद थी। आप दोनों मौजूद मेहमानों की मैं मारूं। कल नसरीन बजट पेश हुआ है। अब बजट के हवाले से जो अपोजिशन जमात है वो किस तरह से सारे मामले को देख रही है। साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। तैमूर साहब, सबसे पहले ये बताइए, कल पेश हुआ बजट, जो इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि खान साहब से मुलाकात करवाएं वरना फिर असेंबली के बाहर धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा वो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं आ सके। क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है उसके बाद ये मंजर देखा हमने? वैसे आई थॉट कि वफाकी बजट प्रेजेंट हुआ है, हम वफाकी बजट के बारे में बात करेंगे। आई डोंट नो कि सोहेल अफरीदी मैं का उसी के 26 बारे में नंबर बात चुंगी करूंगी, पे। मैंने आगाज कर दिया इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बजट पेश देखिए, होने मेरे से तो पहले मशवरा नहीं बेसिकली हो। उन्होंने कहा था, तो मैंने इसलिए कहा आपका कमेंट ले लूं। नहीं, मैं चूंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं था, एमपीएस का जो है वो प्रोटेस्ट था, तो आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन। सही। अच्छा तैमूर साहब, ये भी फरमाइए, अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। दो हम भी यहाँ पर बैठ के कहते रहे कि आप लोगों का राइट है, मुलाकात होनी चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह का अबूरी बजट पेश करने पर गौर हो रहा है। इज इट ट्रू सर? अगेन, मेरे से कंसल्ट नहीं किया गया, तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। ये बात जरूरी है कि इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, और ये जो इतनी महीने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, ये इंतहाई शर्म की बात है। इस पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है। किसी ना किसी दिन तो द टेबल्स टर्न। और अफसोस के साथ, मतलब जो कम से कम बराए नाम हुकूमत में है, ये नवाज शरीफ की पार्टी, जब वो खुद 4 साल अपनी कैद एवनफील्ड में गुजार चुके हैं, मेफेयर में, पार्क लेन पे, तो इससे ज्यादा बंदा जो है वो क्या कहे। ये इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। इमरान खान का ट्वीट आपको पसंद हो या पसंद ना हो, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। वो हमारे ख्याल में इस मुल्क के राइटफुल वजीर आजम है। अगर आप इसी इलेक्शन के रिजल्ट गिने, और अगर आप के फॉर्म 47 के रिजल्ट्स भी माने, तो तब भी जो है वो उनके जो एमएनएज हैं वो उनको लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनाते हैं, आज भी सारे डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद भी। तो मैं क्या कहूँ, देखिए, एक तरफ हम ईरान और अमेरिका की जंग में तो जो है वो दोनों साइड्स को कहते हैं कि पीस इज बिगर देन डिफरेंसेस, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे शायद तारीख के सबसे बड़े नेशनल हीरोज में से हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए हैं, जिन्होंने सियासत में वो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों की उम्मीद बने हैं फॉर चेंजिंग द स्टेटस को, ये कोई हाल है करने का? ठीक। अच्छा ये भी फरमाइए क्योंकि बजट के हवाले से भी मैं चाहती हूँ आपके कमेंट हो शामिल। अब वजीर ख़जाना वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो कोई अरेंजमेंट हुई है सूबों की ग्रांट्स के हवाले से, ये 3 साल की अरेंजमेंट है। तो सर ये आपकी नॉलेज में है कि इसमें से खैबर पख्तूनख्वा का शेयर कितना होगा सर? दो बातें जो है वो कही जाती है। जो फाइनेंस एडवाइजर हैं केपी के, उन्होंने बार बार कहा है कि इसको हमने मशरूत किया है इमरान खान से मुलाकात का। ये बात सुहेल अफरीदी साहब ने भी कही है। बेसिकली जो वफाकी हुकूमत कीप्स ऑन सेइंग कि इसमें 3 सूबे शामिल हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जो बेसिकली पब्लिक नॉलेज है वो ये है कि वफाकी हुकूमत सूबों को वही पैसे ट्रांसफर करना चाहती है
जो पैसे इस साल ट्रांसफर हुए, तनख्वाहों ने बढ़ना होता है, अखराजात ने बढ़ना होता है, महंगाई होती है, ये सारा भी एक साइड पे करें। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले वफाक कबायली अजला के करंट एक्सपेंडिचर में तकरीबन 50 अरब रुपए जो वफाक की आईनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि फाटा का फाइनेंशियल मर्जर नहीं हुआ, वो सूबे को नहीं देती। वफाक जो डेवलपमेंट बजट कबायली अजला का लगाती है, उसका पिछले 4 साल में एक साल भी मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा बजट नहीं दिया। वफाक खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे को अगर आप नेट हाइडल प्रॉफिट्स के पैसे ले लें, जो मुआहिदा इसी पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने 2016 में साइन किया था, उसके मुताबिक पैसे नहीं देती और कोई 70-80 अरब के अरेयर्स हैं। ये बाकी सारा भी छोड़ दें, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के बगैर भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला ले लें, तो उसके पॉपुलेशन के मुताबिक भी वफाक एनएफसी में पैसे नहीं देती। वहां पे मिलिटेंसी है। बिल्कुल ठीक सर, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक ले लीजिए। सॉरी, जो पॉइंट मैं सिर्फ कहना चाह रहा था वो ये था कि मेरे ख्याल में जैसे बलोचिस्तान को इस अरेंजमेंट से हटाया है, अगर ये हुकूमत अपने आप को पाकिस्तान की हुकूमत कहलाती है, उनको खैबर पख्तूनख्वा से इन पैसों का पूछना ही नहीं चाहिए था। दैट वाज माय पॉइंट। ठीक सर, एक ब्रेक लीजिए, मौजूद हैं मजीद भी मैंने आके आपसे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर की आपने बात कर दी तो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या इस बार संजीदगी से हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान तैमूर झगड़ा साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। तैमूर साहब, ये फरमाइए, आज वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या इस बार संजीदगी से अमल हो सकता है, इस पर बात बढ़ सकती है आगे? ये तो वज़ीर आज़म साहब से पूछना पड़ेगा। मैं अभी 1-2 प्रोग्राम्स में इस पे बात जो है वो कर चुका हूँ। देखिए, पीएमएलएन के लोग बैठते हैं और पीएमएलएन के लोग यहाँ पे 9 मई से शुरू हो जाते हैं, उसका इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा देते हैं। आयरनी ये है कि इलेक्शन कमीशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पार्लियामेंट तो पीटीआई को पार्टी ही नहीं मानती। राइट। आयरनी ये है कि जब एक तरफ वो हमें टीवी पे हमारे मुंह पे आके दहशतगर्द कहलाते हैं और खुद जो है वो एक बंदा फॉर्म 47 की सीट पे बैठा है वजीर आजम से शुरू होके, ठीक है जी, फिर कहते हैं कि हमने इनके साथ मिसाके जमहूरियत करनी है। तो कौन दहशतगर्दों के साथ मिसाके जमहूरियत करता है? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है। बहरहाल मेरी तो हुकूमत को यही राय है कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, पाकिस्तान की मईशत ने आगे जाना है, तो बगैर जो है इस पॉलिटिकल क्राइसिस के खत्म किए हुए ये नहीं हो सकता। ये 4-5 साल बाद आपने जो है वो किसी पे 100 रुपए टैक्स ज्यादा किया, उसके बाद 2 रुपए टैक्स कम किया, हर किसी के पास जेब में पैसों की कुव्वत खरीद आदि हो गई है। तैमूर साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब से पूछना चाहिए कि वो इस ऑफर के लिए संजीदा हैं भी या नहीं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं मुज़ाकरात, पीटीआई भी चाहती है मुज़ाकरात, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात जिसमें माइनस की बात ना हो। तो जी नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि ऐसे मुज़ाकरात की जिसमें माइनस की बात ना हो। तो ये फरमाइए कि इससे पहले जो भी दौर हुए मुज़ाकरात के, जो अनफॉर्चुनेटली कामयाबी की तरफ नहीं जा सके, तो वहां पर क्या माइनस के हवाले से कोई ऑफर वगैरह रखी गई आपके सामने, ये ऑप्शन के तौर पे रखा गया क्या? ये तो बैरिस्टर गौर से पूछना पड़ेगा, अली अमीन गंडापुर से पूछना पड़ेगा। मैंने तो वैसे अपनी पार्टी में हमेशा ये तजवीज दी है कि देखें, जो हमारा इस दौर में टिरनी की दौर में जो है वो जो सबसे सक्सेसफुल पीरियड था वो 8 फरवरी की शाम तक था, और उस वक्त वो 9 महीने 8 महीने हम एक चीज करने में कामयाब हुए, और वो ये कि हमने इस पार्टी को कलेक्टिवली चलाया। तो जब कानून भी गायब था, हम सब रूपोश भी थे, हमने 8 फरवरी को जो पब्लिक की विल थी इमरान खान के साथ, उसको 8 फरवरी को मैनिफेस्ट होने दिया।
उसके बाद मेरी राय यही रही है कि देखिए आप एक ऐसे ओपोनेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं जो कि हर कानून को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, यू शुड डू इट कलेक्टिवली। बहरहाल मतलब ठीक। वो चूंकि मैंने कोई नेगोशिएशंस फर्स्ट हैंड नहीं देखी, किसने माइनस का ऑफर किया था ये गौर साबित। ठीक ठीक। तैमूर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मामले पर। कल जो बजट पेश हुआ उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी राय है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई जिसके बारे में हम सुन रहे थे, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। शाजिया साहिबा, सबसे पहले जो बजट आया कल, उस पर वज़ीर ख़जाना ने अगले साल के लिए बड़े वादे भी किए हैं, बड़े ख्वाब भी दिखाए हैं, इसे ग्रोथ बजट भी कह दिया। लेकिन जो पिछले सालों में कारकर्दगी रही या पिछले साल के स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करती हूँ तो वहाँ पर सारा कच्चा छठा खुल गया है कि हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो बहैसियत इत्तेहादी आप इसका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, इस कारकर्दगी का? देखिए, बहैसियत इत्तेहादी या एक ऐसी जमात जो गो के काबीना में नहीं है और वजारतें उन्होंने नहीं ली, हमने नहीं ली, लेकिन इस हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और ये बार बार हम बात कहते हैं और ये बड़ा वाज़े हो चुका है क्योंकि हम जो पॉलिसीज़ हुकूमत की हम नहीं समझ पाते या जो हमें लगता है कि ये अवाम के साथ ज़्यादती है तो उस पर हम आवाज़ भी उठाते हैं और खुलकर बात करते हैं। और कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि हमने पार्टी के चेयरमैन की निशानदही पर मामलात चेंज हुए हैं, डिसीजंस वापस हुए हैं और हमने कुछ रिलीफ लोगों के लिए हासिल की है। अब अगर आप बजट की सूरत हाल देखें तो कारकर्दगी तो यकीनी तौर पर हुकूमत अपनी बयान कर सकती है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पूरे खत्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर जो कुछ पाकिस्तान ने फेस किया है पिछले दिनों में, जिस तरह की जारहियत हमने देखी है भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से, और पे दर पे जो पाकिस्तान पर हमले हुए हैं और सफारती सतह पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान ने उसका डटकर मुकाबला किया है, खा वो जंग के मैदान में हो या सफारती मैदान में हो। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त अपनी इन जो चैलेंजेस हैं उनका भी मुकाबला करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का बखूबी उसे इदराक है कि ये मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, और हम जब इन चैलेंजेस को देखते हैं तो एक जमात के नहीं बल्कि हम एक मुल्क के बाशिंदे होके सोचते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बात यहाँ वाज़ेह की है। कुछ क्रेडिट वजीर आजम साहब को इस बारे में जाता है क्योंकि वो सैलरी क्लास के लिए, मैंने खुद देखा कि वो परेशान होते रहे और इतना नहीं टैक्स कम किया गया, लेकिन फिर भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली कोई चीज की तो गई है। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं बिजनेस क्लास को देखती हूँ जी किरण, मैं सवाल भी ले लीजिए फिर आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर आपके चैलेंजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, देखिए गैर मामूली हैं, अगर सूरत हाल आपके पड़ोसी के साथ आपके ताल्लुकात के हवाले से मतलब अच्छी तो छोड़े बुरी की तरफ ही है और बहुत सिचुएशन वैसे भी खत्ते में गैर मामूली है, तो इसके असरात आपकी पॉलिसीज, आपकी बजट मेकिंग, आपकी मईशत पर होंगे। तो इस बात की तवक्का करना ही मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है कि ये कोई ग्रोथ का बजट होगा या डेवलपमेंट के यहाँ पर अंबार लग जाएंगे प्रोजेक्ट्स के और स्कीम्स के। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी जो है वो करना मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा ये बताइए, कल बजट के दौरान एक और भी अरेंजमेंट हमारे सामने आया ना, सूबों की ग्रांट्स के हवाले से जो विफाक को दिया जाएगा सूबों की तरफ से, और ये जो सिलसिला है ये अगले 3 सालों के लिए, तो इसमें कितना शेयर बनता है संध का, और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट? क्या 28वीं तरमीम के हवाले से जो बात हो रही थी वो नहीं होगी, एनएफसी को नहीं छेड़ा जाएगा, इसके हवाले से भी आपको यकीन दहानी मिल गई है? एक चीज तो आपको पता है ना किरण, के बार बार ये बात हो रही थी कि 28वीं तरमीम आएगी। 28वीं तरमीम में खास तौर पर जो बहुत ही हमारे लिए तशवीशनाक बात थी, जिसका अंदिया दिया जा रहा था, गो कि हमारे पास इसकी कोई
ठोस ना खबर थी ना एविडेंस था जो आपके साथ भी शेयर कर सकें। लेकिन बार बार ये हम सुन रहे थे कि जी एनएफसी अवार्ड जो सूबों का एक शेयर है, आईनी जिसको प्रोटेक्शन है, उसको छेड़ा जाएगा, उसे खोला जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अब एक जो अरेंजमेंट जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें सिर्फ सिंध नहीं है, तमाम सूबों ने कंट्रीब्यूट किया है, नेशनल जी स्पिरिट में कंट्रीब्यूट किया है, गैर मामूली हालात के पेश नजर कंट्रीब्यूट किया है, और वो वक्ती है, जिस तरह आपने फरमाया वो वक्ती है। इससे जो चीजें नहीं, हमें बलूचिस्तान नहीं हासिल है ना हुई है, इसमें? देखिए बलूचिस्तान के साथ तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट पहले भी किया जाता है, दीगर मामलात के अंदर भी किया जाता है। बलूचिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, आप देख रही हैं कि सिक्योरिटी के मामलात किस कदर पेचीदा हैं, और इनके लिए जितनी ज्यादा हम सपोर्ट अपने इन इलाकों को करेंगे तो वो हमारे साथ जी मेन स्ट्रीम में सही। आ सकते हैं। तो एक इनकरेजमेंट तो हमेशा और वो अपनी हम बात भी अपने मुकम्मल इन कर लीजिए, सूबों को आप देते हैं। हासिल क्या किया बता रही थी। मैं हासिल क्या किया, मैं उस पर आ रही थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और जो हासिल किया है उसका जायजा भी हमने लिया है। पहली बात तो ये कि जो हमारी सूबाई खुद मुख्तारी है उसको हमने इंटैक्ट रखा है। जो हमारा एनएफसी के अंदर शेयर है हर सूबे का, खास तौर जी पे जो आर्टिकल 160 के 3 में मेंशन्ड है, जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्टेड रही है। बावजूद इसके कि बहुत सारी बातें कयास सराइयां थी कि जी ये खत्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आइन के अंदर ही सूबों के पास प्रोविजन है ग्रांट्स का, और आईनी प्रोटेक्शन है उस ग्रांट को, और उसी के तहत जो है वो मुल्क की मदद की जाएगी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में। नेशनल लेवल के जो चैलेंजेस हैं उसमें सूबे भी अपना रोल अदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझने की जरूरत है कि एक तो कंसेंसस बन गया, आईनी प्रोविजन के तहत बन गया, और आइन के अंदर जो सूबों के रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन मिली थी ठीक 18वीं तरमीम के तहत, जी वो प्रोटेक्टेड रही है। तो आई थिंक कि दिस इज अ गुड मूव, और इससे सिर्फ ये है कि ठीक। यकीनी तौर पर सूबे मिलकर फेडरेशन के साथ काम करेंगे और नेशनल स्पिरिट में काम करेंगे, नेशनल चले चैलेंजेस को ये अच्छा मिलकर है कि फेस आप करेंगे। इसे एक गुड मूव के तौर पर कंसीडर करते हैं। अब मुझे ये फरमाइए, कल आपके चेयरमैन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग ने गिलगित में सिर्फ 3 नशिस्तें जीती हैं, और उन्होंने सवाल भी उठाया इस मामले पे कि क्या गिलगित में भी लाहौर की तरह हुकूमत बनानी है। तो सवाल ये कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत का जो मैंडेट है इसे दुरुस्त नहीं समझती और उन्हें फॉर्म 47 की हुकूमत समझते हैं आप? देखिए बात ये किरण, हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे टू स्टार्ट विद। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और फर्स्ट लेडी वहां गई थी, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, जी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे वोट मांगा गया। हमने किसी को नहीं कहा कि हम दूध की नदियां बहा सकते हैं या हम तारे तोड़ के ला सकते हैं। देखिए जो कुछ हमने किया है, जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो हमने ना की हो, या हम किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी किस्म की जो है ना, वो क्या कहते हैं उसे, अटैक किसी पे नहीं हमने किया। हमने बताया जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खित्ते इस रीजन के लिए क्या किया था, वहां के लोगों को किस बिल्कुल। तरह के वो हुकूक दिए, हमने आजादी दी, सारी जागीरदारी उसको सिस्टम को देखा भी, खत्म किया, न सिर्फ देखा बल्कि एग्रीकल्चर मालूम भी है कि रिफॉर्म्स वहां पर किए। लोगों की राय क्या है। आपकी बात ये जी, दुरुस्त है तो शाजिया अब मैं साहिबा, आपको लेकिन अब आगे क्योंकि अब बढ़ाते ये वाली हुए, बात बिलावल साहब ने कही है। अब बिलावल साहब ने अपने ही आइन के तहत, अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइन के तहत, मैनिफेस्टो के तहत, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक देने की और मजीद तरक्की देने की बात की। अगर उनके इस मैनिफेस्टो को पजीराई मिली और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर लोगों ने एतमाद का दोबारा इजहार किया, भरपूर इजहार किया, मैंडेट दिया, तो ये देखकर हमें अफसोस हो रहा है कि हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि देखिए जिस तरह वुज़रा आ रहे हैं पैदर पे और जलसों से खिताब कर रहे हैं, आपने भी कवर किया इलेक्शन, हमने चलिए भी मैं इलेक्शन रिफ्रेश कर देखे। देती हूँ। ये बताइए, जी। जो पंजाब का मैंडेट है वो हकीकी है नून लीग का? देखिए वो तो खुद ही कह रहे थे कि हम लाहौर की तरह सीटें ले लेंगे और लाहौर की तरह यहाँ काम करेंगे। तो फिर कल बिलावल साहब को ये कहना पड़ा ना कि जब देखिए जब लीडरशिप ने आपको हमें मुबारकी दी, तो क्या जरूरत है वुज़रा को
टैक्टिक्स इख्तियार करने की, हमारे मैंडेट को चुराने की, हमारे मैंडेट को हर्ट करने की क्या जरूरत है? ये नहीं है ना जरूरत। आज भी एक साबिक वफाकी वजीर जी। ने बहुत ही नामुनासिब एक्स पर अपनी पोस्ट डाली, एग्जैक्टली जिस मैं पर उस सवाल पे आऊंगी, कायरा आपसे साहब ने जरूर जवाब पूछूंगी, दिया। लेकिन शाजिया So it's साहिबा very आप बड़ी unfortunate. आपकी जो आवाज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसलिए मैं बिलावल साहब के बाद ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 की हुकूमत है लाहौर की। देखिए, अब ये तो उनको पता है ना, क्योंकि वो जिस धड़ल्ले से बगैर ग्राउंड वर्क के, बगैर किसी गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी हिस्टोरिकल कनेक्शन के, बगैर किसी डेवलपमेंट, बगैर किसी सर्विस के, वो जिस धड़ल्ले से वहां आके और लोगों को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, और जिस तरीके से पोलिंग डे पे जो हरकत हुई है वहां पर, जो इंतजामिया जिस तरीके से वोटर्स को तंग करती नजर आई है, तो हम इससे कौन सा नतीजा अखज करें? क्योंकि फॉर्म 45 का बार बार बिलावल साहब ने कहा इसको हमने इंटैक्ट रखना है, इसी से हमें फॉर्म 47 सही मिलेगा, क्योंकि उस पर जो कुछ लिखा होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा 47 पर। फिर हमें पता चला फॉर्म 49 भी हो सकता है, वो भी उड़ा लिया जा सकता है। तो बहुत सारी, मैं अब हर आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एक एक नुक्ते पे आपसे बात करूं, लेकिन हमने वक्तन फवक्तन, देखिए, हमने छोटी और मेरे पास भी वैसे काफी सारे इशू पॉइंट्स नहीं थे बनाए। जिस पे मुझे आपसे मजीद बात करनी थी, लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच शाजिया बस ये है साहिबा, कि जिसका आपने मैंडेट है कीमती किरण, वक्त उसको निकाला। मैंडेट दे जी देना चाहिए। जी जिसका मैंडेट है उसका एहतराम है, और हाँ, टैक्टिक्स चले नहीं हुकूमत ने इस्तेमाल करने मुबारकबाद भी चाहिए तो दे दी ना आपको, हुकूमत साजी के लिए भी कह दिया पीएमएल ने कि अब हुकूमत साजी करें आप गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।